Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shafqat Shahid Chande Baloch, and in this lecture we will discuss solution of differential equation. तो आज जो डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनस और रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में, और इसके साथ साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और साथ ही रिड्यूसिबल टू लीनियर यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये भी सीखेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो गिवन है यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें, या अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो गई dy/dx यानी कि डेरिवेटिव के बराबर हो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, तो अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको कहते हैं हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर इसके दो टाइप्स है, या तो ये कहलाएगी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, या तो कहलाएगी रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। तो ये कहते पता चले कि ये इक्वेशन कौन सी है, कि पहला टाइप है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस या रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल सेकंड टाइप है। तो देखते हैं, अगर हम कोफिशिएंट्स लें x के जैसे कि a1 और a2, और साथ ही हम कोफिशिएंट्स लें y के जैसे b1 b2 और इनका डिटरमिनेंट निकाल दें, और अगर ये बराबर ना है ज़ीरो के तो हम कहेंगे ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये बराबर आ जाए ज़ीरो के, जैसे यहाँ पर आया सेकंड में मिसाल के तौर पे, तो फिर हम कहेंगे ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। मिसाल के तौर, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, दोनों की फॉर्म में है जो हमने डिस्कस की थी। तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है या रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। तो पहली इक्वेशन में आएंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है 2, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 2 कोफिशिएंट है एक्स का और 1 कोफिशिएंट है वाई का। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 जो कि बराबर है -3 के, ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये पहली वाली इक्वेशन क्योंकि डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं है तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, कोफिशिएंट्स लिखते हैं डिटरमिनेंट के अंदर 1 एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 2, फिर नीचे एक्स का कोफिशिएंट 2 और 4 वाई का कोफिशिएंट। सिंप्लीफाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0, क्योंकि 4 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। तो चले आए इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके स्टेप्स क्या हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन के स्टेप्स पहले देख लेते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, इसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहला चार स्टेप्स हैं इसके। पहले तो हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो मिला हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के सिंप्लीफाई करके रखेंगे, और साथ ही डी एक्स वाई को रखेंगे डी कैपिटल एक्स और डी वाई को डी कैपिटल वाई। और फिर हम एच और के की वैल्यूज फाइंड करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशंस को, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब जो बनेगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में वो होमोजीनियस बन जाएगी। तो ये पहला स्टेप है इसका, सब्स्टिट्यूशन है इसकी ये। अब जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे स्मॉल वेरिएबल्स के बजाय कैपिटल वेरिएबल्स यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल एक्स होंगे। तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से। इसको सॉल्व थर्ड स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे और रिप्लेस कर देंगे वी इक्वल्स टू वाई अपान एक्स से, और जो सोल्यूशन आएगा उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को रीअरेंज करके लिखेंगे एक्स माइनस एच और वाई माइनस के में, ओरिजिनल वैल्यूज एक्स और वाई स्मॉल वेरिएबल्स में लिखने के लिए। तो ये जो रिजल्ट आएगी ये सॉल्यूशन बन जाएगा इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस होगी। तो चलें एग्जांपल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जी के अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इसको कैपिटल वाई प्लस के, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, साथ ही डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस कर दिया।
अब देखें इसको रीअरेंज किया, एच और के की वैल्यूज अलग कर दी ब्रैकेट के अंदर, और बाकी रह गया कैपिटल एक्स प्लस 2y, और साथ ही हमने डिनोमिनेटर में भी एच और के की वैल्यू सेपरेट कर दी, बाकी रह गया कैपिटल एक्स और वाई। अब ये जो इक्वेशन थे एच प्लस 2k-3 और 2h+k-3, इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो कर, सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जब आप इक्वेट करेंगे जीरो के, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, वैल्यूज साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करेंगे, एच और के की वैल्यू आ जाएगी 1, और इनको रिप्लेस कर दें इसके अंदर, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस 0 2x प्लस y प्लस 0, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गए, dy/dx इक्वल्स टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ये होमोजीनियस आ गई, ये पहला स्टेप हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन हमने होमोजीनियस में रिड्यूस कर लिया। अब सेकंड, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो होमोजीनियस है इसको सॉल्व करेंगे इनके स्टेप्स के थ्रू, यानी कि सेकंड स्टेप के थ्रू। उसके बाद रिप्लेस करेंगे v को y/x में, और आखिर में लास्ट रिप्लेस करेंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है होमोजीनियस है, इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो कि होमोजीनियस पे करते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है बताया आपको कि लेटर्स जो हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल लेटर्स। तो ये dy/dx की जगह पे हम लिख देंगे v प्लस एक्स dy/dx, और यहाँ जहाँ पे हमारे पास y है इन जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे vx से, तो अब ये बन जाएगी इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, x देखें दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसको रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस v, इस तरफ से v को लेके आए दूसरे साइड पे माइनस v हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें, x कॉमन है इसको निकाल के कैंसिल कर दें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी x dy/dx लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v, और ये माइनस v। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v, और ये 2v और ये माइनस 2v कैंसिल। अब जो बच गई इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन x dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। अब ये इक्वेशन जो है हम सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, x और v यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो ये इस तरह से बच जाएंगे, और उसको इंटीग्रेट करते हैं क्वेश्चन 3 को आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो ये हम देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर के फैक्टर्स बना सकते हैं लीनियर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी होगी, वो हम सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ जो है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे फार्मूला से, तो चलें पहले इनको इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको हम रिराइट करते हैं 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी 1 प्लस वी पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, और ये बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। केस नंबर 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, अगर आप लोग प्लस पढ़ी होगी तो उसमें डिस्कस किया होगा केस 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि फैक्टर्स डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है, जो कि लीनियर फैक्टर्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेके नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस वी और 1 प्लस वी से, तो जवाब आ जाएगा 2 प्लस वी, और यहाँ पे बच जाएगा a इंटू 1 प्लस वी प्लस बी 1 माइनस वी। सिंप्लीफाई किया, उसके बाद बारी बारी से जो लीनियर टर्म से उनको हम इक्वेट करेंगे जीरो के, तो ये 1 माइनस वी फैक्टर जो है इसको जीरो के बराबर लिखें तो v बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। इसी तरह से सेकेंड लीनियर फैक्टर जो है 1 प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, तो जिसको जब 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि b बराबर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंप्लीफाई करें, जवाब आ जाएगा b1/2। तो अब इस जगह पे जहाँ जहाँ पे a था वहाँ a की वैल्यू लिखेंगे 3/2, जहाँ b था वहाँ b की वैल्यू लिखेंगे 1/2, तो ये अब बन जाएगा इंटीग्रल इन पार्ट ऑफ 2 पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल इंटीग्रल्स। इसको हम सोल्व करेंगे इस फार्मूला से कि अगर फंक्शन नीचे मौजूद हो और ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, तो हम इंटीग्रल करने के बाद जवाब आता है ln f(x + c), तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 log 1 माइनस v, जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे इस तरह से 1/2/1 प्लस v का इंटीग्रल आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस v, और यही फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/x में, तो इंटीग्रल बन जाएगा log of x। एक और बात याद रखिए, अगर सारी टर्म्स जो हैं वो
इंटीग्रल सारी टर्म्स जो है उसका इंटीग्रल्स लॉग में आता है, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ सम फंक्शन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लेंगे वो भी हमेशा फिर हम लॉगरिथम की फॉर्म में लेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो देखते हैं क्या जवाब आया। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रल था पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया, और राइट साइड पे हमने 1/x की जगह पे log ऑफ x आ गया, और प्लस हमने कांस्टेंट नोटिफिकेशन लिख दिया log ऑफ c, क्योंकि तमाम टर्म्स जो हैं वो लॉगरिथम है तो कांस्टेंट भी लॉगरिथम में लिखेंगे। अब थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये 2 कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस बी होल क्यूब। अगर ये पावर ऊपर लेके जाएँ -3 को, और साथ ही ये बन जाएगी इक्वेशन 2, यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉगरिथम का log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पे ये एड वाला log ऑफ a प्लस log ऑफ b बराबर हो जाएगा log ऑफ a इंटू b। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद दोनों साइड्स पे हम लॉगरिथम कैंसिल कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगी वो हो जाएगी 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर। ये डी कॉन्स्टेंट दिया हमने, जो राइट साइड में लिखा हुआ था कि ये log ऑफ c जो है ये कॉन्स्टेंट है, तो हमने इसको डी ले लिया है। तो अब इसमें रिप्लेस कर देंगे y इक्वल्स टू v इक्वल्स टू y अपॉन x, क्योंकि हमने होमोजेनस के लिए सब्स्टिट्यूशन की थी, v y को vx लिखा था, अब v को y अपॉन x लिखेंगे तो ये हमको होमोजेनस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, रिप्लेस कर दिया, v इक्वल्स टू y अपॉन x से ये सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी थी उसका। अब जो हमने ओरिजिनल रिड्यूस की थी होमोजेनस में, उस इक्वेशन का जो कि नॉन होमोजेनस थी उसको लेने के लिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, और आखिर में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह पे हम लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगी इस तरह से, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस बी वाई होल क्यूब इक्वल्स टू डी, और इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को एक्स माइनस एच से, तो एच की वैल्यू 1 है और एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये हमने फाइंड की थी, और वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई माइनस के, और वाई की वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1। तो ये रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह पे स्मॉल एक्स माइनस 1 और स्मॉल वाई माइनस 1। तो अब ये क्वेश्चन बन गए हमारे कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनस थी। तो ये स्टेप्स आप रिकॉल करिएगा और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जहन में रखिएगा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजेनस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल थी, उसको सॉल्व करते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि नॉन होमोजेनस रिड्यूसिबल टू होमोजेनस है। तो अब देखें ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स सेम, और ये जो न्यूमरेटर है x प्लस 2y ये सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर में जो कॉमन नंबर है 2 इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3। तो सब्स्टिट्यूशन की हमने z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, यानी कि ये जो कॉमन टर्म है x प्लस 2y, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यू वेरिएबल, यानी कि असाइन कर देंगे वेरिएबल z जो कि इसके बराबर है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वेशन मिल जाएगी dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 dy बाई डी एक्स। अब होगा क्या, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन x और y वेरिएबल में थी अब ये चेंज होके आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन z और x वेरिएबल में। किस तरह से, अब देखें इसी में से ये जो हमने यहाँ पे टर्म ली है इसमें से हम ले लेंगे dy बाई डी एक्स को बराबर ले लेंगे 1/2 dz बाई डी एक्स माइनस 1, इसमें से dy बाई डी एक्स का अलग कर देंगे और बाकी सब चीज़ें एक तरफ कर देंगे। तो ये dy बाई डी एक्स रिप्लेस कर देंगे गिवन इक्वेशन में यहाँ पे, और जहाँ पे x प्लस 2y वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे z से। तो अब जो इक्वेशन मिलेगी वो बन जाएगी 1/2 dz बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3। अब चेंज करेंगे तो dz बाई डी एक्स मिल जाएगा 2z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3, और ये माइनस 1 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2z प्लस 2 प्लस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3 इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स। अब ये सेपरेटिंग द वेरिएबल फॉर्म में आ चुका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी वो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। तो अब ये हो गया 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4z प्लस 5 dz, और यहाँ पे आ गया dx। तो इनको इंटीग्रेट करते हैं,
तो इस इंटीग्रल को एलोट करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2z + 3 डिवाइडेड बाय 4z + 5। तो देखें 2z बैलेंस करने के लिए 4z को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें 4z को, यानी कि 4z + 5 को, तो ये मिल जाएगा 2z + 5/2। सो चेंज द साइन, सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 - 5/2 जो कि बराबर है 1/2 के। तो इसका मतलब है कि हम 2z + 3 डिवाइडेड बाय 4z + 5 को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, तो ये बन गया 1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 4z + 5। तो अब इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये इंटीग्रल बन गया 1/2 + 1/2 इंटू 4z + 5 dz, और राइट साइड पे dx। तो इसकी इंटीग्रल बन जाएगी, वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल बन जाती है log of x + c। तो यहीं पर हमने अप्लाई कर दिया फार्मूला कि 4z + 5 का डेरिवेटिव 4 होना चाहिए, तो ऊपर 4 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/4 ये आ गया, और ऊपर डेरिवेटिव आ गया 4, तो ये हो जाएगा log of 4z + 5, और राइट साइड पे आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज किया हमने c1 एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और थोड़े सिंप्लीफिकेशन के बाद जवाब आ गया 4z + ln 4z + 5 = 8x + 8c1, मल्टीप्लाई कर 8 के करने के बाद ये जवाब आ गया। अब 8c1 बराबर है c के, सब क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम 8c1 को c से लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4z + ln 4z + 5 = 8x + c। अब आखिर में z को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ z = x + 2y। तो अब इसके स्टेप्स क्या थे, एक बार तो इसके भी रिकॉल कर देते हैं। तो इसमें पहला स्टेप यही है कि आप कोफिशिएंट्स के टर्म में निकाल के और चेक करें कि ये डिविजिबल टू सेपरेबल है या डिविजिबल टू होमोजेनस है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब डिविजिबल टू सेपरेबल है। उसके बाद आपने जो मल्टीपल है 2 उसको बाहर निकाल देना है, कॉमन निकाल देना है, तो z सब्स्टिट्यूट कर देना है कॉमन टर्म को x + 2y को। उसके बाद इसका डेरिवेटिव z का निकाल के इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो रीअरेंज करने के बाद आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy/dx के बजाय dz/dx में, और उसके बाद इसको सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स फॉर्म में सेपरेट कर देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, और आखिर में दोबारा z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अब आप गौर करेंगे दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास आखिरकार जवाब सेपरेबल वेरिएबल आ, यानी सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने के बाद ही आता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है इसमें कि पहले होमोजीनस में ट्रांसफ़र करते हैं इक्वेशन, जो नॉन होमोजीनस रिड्यूसिबल टू होमोजीनस होती है उसको पहले रिड्यूस करते हैं होमोजीनस में, फिर होमोजीनस को सॉल्व करते हैं सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म से। लेकिन जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू नॉन होमोजीनस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल होती है वो डायरेक्टली सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में आ जाती है, उसको डायरेक्टली हम रिड्यूस करते हैं सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, तो अब आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो देखें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = m/n। अगर m n फंक्शन ऑफ x एंड y है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m(dx + n(dy) और साथ में इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन है कि अगर m फंक्शन जो है यानी कि जो dx के साथ है फंक्शन वो m, इसका डेरिवेटिव पार्शियल लें विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, और जो dy के साथ है इस n, इसका डेरिवेटिव हम ले विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये तो हो गया पता कैसे चले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने तमाम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में बताया, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने इक्वेशन के कौन सी टाइप है, तो वहाँ पर भी पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन के क्या स्टेप्स हैं, और फॉर एग्जांपल पे आते हैं। तो स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो पहला स्टेप ये है कि ये जो एम हम यहाँ से लेंगे, एम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई सपोज करेंगे जैसे कांस्टेंट को सपोज करते हैं, वाई कांस्टेंट और पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड स्टेप है कि हम सिर्फ वो टर्म्स एन की इंटीग्रेट करेंगे जिसमें एक्स ना हो। किससे इंटीग्रेट करेंगे? अब ये वाई से इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जी, तो सेकंड में इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ वो टर्म्स जिसमें एक्स ना हो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे एन में से, और उसके बाद ये जो रिजल्ट्स आएंगे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इक्वेट करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा इक्वेजेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल पे आते हैं। जी, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये गिवन इक्वेशन है 2x³ माइनस 6x² y प्लस 3xy² dx माइनस 2x³ माइनस 3x² y प्लस y³ dy इक्वल्स टू 0। अब देखें इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इसी फॉर्म में मिली हुई होगी तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले रीराइट करके इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे एम जो है ये है 2x³ माइनस 6x² y प्लस 3xy², और एन फंक्शन जो कि डी वाई के साथ है वो है -2x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3x² y माइनस y³। तो ये आपके एम और एन। अब इसके डेरिवेटिव्स लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो एम का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट 0 हो जाएगी। यहाँ से -6x² कोफिशिएंट, वाई का आ जाएगा 1, यानी कि -6x², और प्लस यहाँ से आ जाएगा y² का 2y, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6xy। ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं आपने कैलकुलेशन में पढ़ा होगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरह से हम n का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो -2x³ का डेरिवेटिव आएगा -6x² विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस 6xy का आएगा प्लस 6y। तो प्लस 6xy, आप देखेंगे दोनों डेरिवेटिव्स बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डावा m बाय डावा y मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन m का विद रिस्पेक्ट टू x बराबर आ गया n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब पहला स्टेप इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट, तो x इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2x³ का जवाब आ जाएगा 2x⁴/4, y कांस्टेंट है याद रखिएगा, -6x² का हो जाएगा x³ जी, तो -y³ का इंटीग्रल आ जाएगा x y³, क्योंकि y³ कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो ये इंटीग्रल आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2x⁴ -2x³ और -xy³। इसी तरह से n की वो टर्म्स करेंगे जिसमें x ना हो, यानी कि फ्री फ्रॉम x। तो ये टर्म गई जिसमें x है, ये भी गई। तो लास्ट टर्म में सिर्फ x नहीं है तो उसको y से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो -y³ हो जाएगा इंटीग्रेट के बाद y⁴/4, और आखिर में इन दोनों को ऐड करके इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के। तो पहले 1/2x⁴ -2x³ और फिर -xy³, उसके बाद -1/4 y⁴ इक्वल्स टू c। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। सो 1/2x⁴ -2x³ xy³ -1/4 y⁴ इक्वल्स टू c। तो ये सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तरीका है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। इजी स्टेप है, 3 स्टेप। अब आते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट कब कहेंगे? जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हमने निकाले थे, ये जो हमने यहाँ पे चेक किया था कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो इस इक्वेशन में देखें ये बराबर आ गया था डेरिवेटिव्स, तो कह रहे हैं एग्जैक्ट है। अगर ये बराबर ना आए तो कहेंगे नॉन एग्जैक्ट है। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमको चाहिए होता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो मुझे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो इक्वेशन बन जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो देखते हैं।
तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, इसमें से अगर हम डेरिवेटिव निकालें एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली, और ये बराबर ना आए, अगर डेरिवेटिव निकालें एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर ना आए, तो ये नॉन एग्जैक्ट कहलाएगी। एग्जैक्ट कब? जब बराबर आ जाए। नॉन एग्जैक्ट कब? जब बराबर नहीं आए। तो इसका तरीका क्या है? हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर ये सेम प्रोसीजर डिस्कस किया अभी अप्लाई करते हैं। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम गिवन इक्वेशन जो होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कांस्टेंट से, उसका नाम सपोज करते हैं म्यू। अब होगा क्या, जो इक्वेशन 1 जो थी ये नॉन एग्जैक्ट थी, यहाँ से पता चला हमको इस कंडीशन से। इससे मल्टीप्लाई किया हमने म्यू से, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब जो इक्वेशन 2 बनेगी ये बन जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव्स बराबर आ जाएंगे। तो अब ये म्यू कैसे फाइंड करें, इसका तरीका हमने सीखना है। इसके मुख्तलिफ तरीके थे, मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, वो उसके फार्मूलाज भी हैं, वो भी आप याद रखेंगे। और कौन सी इक्वेशन पे कौन सा फार्मूला होगा, किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। जी, तो 5 फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ दी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है सारे, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक फिट हो, ये मुख्तलिफ इक्वेशन के हिसाब से ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। तो 5 रूल्स हैं, आपको ये रूल याद रखने होंगे। अगर एक अप्लाई हो जाए तो सेकंड को फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से हैं कि हम कहेंगे कि ये जो म्यू है, म्यू इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, इस टर्म को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये म्यू जो है तमाम में कम कहेंगे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर पैरा रूल कहता है कि अगर डेरिवेटिव निकाले एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एन का विद रिस्पेक्ट टू एस, डिवाइड कर दें एन से, और सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आए, इसमें वाई टर्म बिल्कुल भी ना हो, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, तो ये होगा इंटीग्रेट, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। इसको फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे और एक्सपोनेंशियल में रख देंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर उसको उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि अगर इसको रीअरेंज कर दें, अब यहाँ नीचे एन के बजाय हम एम ले लें, एन के बजाय ले लें एम, और इनको रीअरेंज कर दें, जहाँ पे एम वाई था वहाँ पे एन एक्स लिख दें, और जहाँ पे एन एक्स था वहाँ एम वाई लिख दें। थोड़ी सी रीअरेंजिंग की, अब जो फंक्शन बने वो सिर्फ वाई का बने, इसमें एक्स ना हो। तो अब जो है इसी तरह से इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्सपोनेंशियल में रख देंगे, तो ये म्यू बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये 2 रूल्स हो गए, तो हम बारी बारी अप्लाई करते हैं। थर्ड ये है कि अगर हम x से मल्टीप्लाई करें डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन में से m निकालें उसको मल्टीप्लाई करें x से, n निकालें फंक्शन उसको मल्टीप्लाई करें y से, और डिफरेंस लें अगर, तो जवाब 0 ना हो। अगर जवाब 0 नहीं है तो इस सूरत में हम कहेंगे 1/xm माइनस yn इज दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन आप इसमें इस थर्ड रूल अप्लाई करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि एम जो है उसकी फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एम की फॉर्म क्या है, y इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यानी कि फंक्शन जो होगा उसमें एक होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, y एक्स्ट्रा कामन निकाल लेंगे टर्म में से, तो ये फॉर्म बन जाएगी एम की। इसी तरह से एन की फिर फॉर्म बन जाएगी एक्स जी ऑफ एक्स वाई। तो एफ और जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है प्रोडक्ट फॉर्म में, और एम में से देखें तो एम में वाई का निकल रहा है इस फंक्शन में से, और एन में तो जी निकल रहा है। तो जब इस इक्वेशन की फॉर्म एम डी एक्स एन डी वाई जो कि नॉन एग्जैक्ट है उसकी ये फॉर्म हो जाए, और साथ ही एक्स एम माइनस वाई एन करने से जवाब 0 ना आए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये थर्ड रूल हो गया। ये खास इसी मेथड का, इसी इक्वेशन के लिए है, इसमें फिर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर इसके बजाय कोई इक्वेशन एम डी एक्स एन डी वाई, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हम नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनस है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये होमोजीनस हो जाए तो उस केस में 1/xm प्लस एन वाई जो है 1/xm प्लस वाई एन, ये कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उस सूरत में अगर ये इक्वेशन जो है ये होमोजीनस हो, होमोजीनस क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन सी होती है, ये आप पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ रूल जो है ये स्पेशल रूल है, ये जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बाकी भी एग्जाम्पल्स करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी आइडिया मैं दे देता हूँ क्या है कि एम एक्स पावर एम और वाई पावर एन, ये दो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, एम और एन कोई भी नंबर्स हैं,
ये ऐसे नंबर है जब इनको इसमें फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं x पावर m y पावर n में, तो ये टर्म जो है x पावर m y पावर n m इसका डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव इस टर्म्स के बराबर आ जाए। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि x पावर m और y पावर n की कुछ खास वैल्यूज हम लें, जब उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट बन जाए। तो वो हमें ढूंढनी होगी। किस तरह ढूंढेंगे? हम इक्वेट करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें m रख देंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन m रख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में से, और यहाँ पे n रख देंगे, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करेंगे टर्म्स m और n को, तो हमको वैल्यूज मिल जाएंगी m और n की। दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x और y, डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स को, तो हमको m और n की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 5 रूल्स हैं, 5 आपको एग्जाम्पल्स देंगे जिसमें से आप बारी बारी एक अप्लाई होता जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये 4 एग्जाम्पल्स है, इसके इंडिकेटिव फैक्टर फाइंड करेंगे इनके क्वेश्चंस के। तो अब ये जब हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहला काम ये है, अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो आपने चेक करना नॉन एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो तभी इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करेंगे। दूसरी बात ये, अब पहला काम आपने क्या करना है कि देखना है कि कोई इक्वेशन ये होमोजीनियस तो नहीं है, ताकि टाइम बच सके, बजाय इसके कि हम एक एक रूल अप्लाई करते जाएं। आइडेंटिफाई कर कुछ स्पेशल फॉर्म्स होती हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, या फिर इक्वेशन की फॉर्म ये तो नहीं है जो यहाँ पे थर्ड रूल के अंदर है, वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई के वाई कामन निकाले एम में से तो ये फंक्शन बन जाए वाई एफ ऑफ एक्स के वाई का, और एन में से हम कामन निकालें एक्स तो फंक्शन बन जाए जी ऑफ एक्स वाई। क्या ये फॉर्म तो नहीं है? फिर इनके लिए स्पेशल फार्मूला से बनेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर, और बाकी के लिए अलग तरीके हैं। तो आप देखें इसमें से पहली क्वेश्चन जो है, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 हो गया फंक्शन, और माइनस एक्स वाई ये फंक्शन भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन होमोजीनियस है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? सिंपल कि आप देखें ये फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे m आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n बराबर है -2xy के, और ये इक्वेशन होमोजीनियस है। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल है कि हम 1/xm प्लस yn कर दें। तो देखें 1/x को मल्टीप्लाई कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें x को, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ऐड कर दें प्लस यहाँ पे yn तो y, और ये -2xy जो कि n है, मल्टीप्लाई कर दें हम। तो आप देखें इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1/x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर -2xy स्क्वायर। तो आप देखें एक्स वाई स्क्वायर -2xy स्क्वायर किसके बराबर है? -xy स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1/x³ और -xy स्क्वायर। ये बन गया इंटीग्रेटिव फैक्टर। ये किसके लिए? होमोजीनियस के लिए। तो फिर अब दूसरे रूल पे जानने की ज़रूरत नहीं है, एक पर तो पता पड़ जाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रूल 1 से भी हो सकता है कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें इसका, इस केस में इसे हो सकता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें m का विद रिस्पेक्ट टू y, तो y से निकाले डेरिवेटिव आ जाएगा +2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर का आएगा 2y। इसी तरह से हम n का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा -2y, x से निकालेंगे तो -2 और y कांस्टेंट, ये हो जाएगा -2y। तो अब m बाय -nx डिवाइडेड बाय n करें और फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो देखते हैं 2y माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय n क्या है? -2xy। तो देखें ये हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाय -2xy, y कैंसिल, जवाब आ जाएगा -2/x। तो ये फंक्शन ऑफ x आ गया, सिर्फ फंक्शन ऑफ x।
तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए आप देखें, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर निकालेंगे और एक्सपोनेंट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 ए द कोफिशिएंट 1 अपॉन इसका इंटीग्रल आएगा log ऑफ एक्स। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा e पावर ln x पावर माइनस 2, e और ln कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा x पावर माइनस 2 जो कि बराबर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये रूल 1 अप्लाई हुआ है, तो रूल 1 भी अप्लाई हो सकता है कुछ इक्वेशंस के अंदर, लेकिन अगर से हमको एक तरीके से मिल जाए तो फिर बेहतर है कि हम दूसरा तरीका यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है बस। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो तो आपके समझ में आ गए। एक होमोजीनियस के लिए क्या होगा, ये फैक्टर होगा, ये इससे भी सोल्व हो जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम इसको अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट सॉल्यूशन से फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली दूसरा मेथड ये है जिसमें फर्स्ट रूल अप्लाई किया है, इससे भी हो जाएगा रूल 1 से, तो ये हमने अप्लाई कर दिया, इससे भी निकल के आ गया। बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब देखते हैं अगली क्वेश्चन क्यों, अब इसमें से बकाया जो 3 रह गए इसमें हम देखेंगे क्या इक्वेशन की फॉर्म थर्ड रूल हिसाब से तो नहीं हो रही कि अगर हम m में से y कॉमन निकाल दे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाए, और n में से कॉमन निकाल दे तो देखें इस इक्वेशन के अंदर x y दो टर्म्स आ रही हैं थर्ड एंड फोर्थ में। तो अगर हम थर्ड ले लें तो ये आपके पास देखिए इस थर्ड में से देखें m जो है हमारे पास ये है 3y प्लस 4xy स्क्वायर, इसी तरह से n बराबर है 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो अब m किसके बराबर तो m बराबर आ गया y कॉमन निकाले, तो अब जो बचा फंक्शन ऑफ एक्स वाई 3 प्लस 4xy फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। इसी तरह से n में से x कॉमन निकाल दे तो ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन की फॉर्म कौन से, तो वो है y f ऑफ एक्स वाई और प्लस g x g ऑफ एक्स वाई, तो ये फॉर्म बन गई। अगर क्वेश्चन के पास ये फॉर्म है और अगर हमारे पास एक्स एम माइनस वाई एन ये बराबर आ जाता है नहीं है 0 के, तो फिर 1 अपॉन ऑफ दिस विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखें तो एक्स एम माइनस वाई एन फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई करें इससे एम से इस इक्वेशन से और एन मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो जवाब आ जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जवाब आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन का बन गया 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन, तो यानी कि किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स वाई और प्लस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन के लिए। तो देखें इसकी फॉर्म बन सकी थी, ये जो स्पेशल फॉर्म थी इसमें ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी, और साथ ही एक्स एम माइनस वाई एन 0 के बराबर नहीं था, नॉट इक्वल्स टू 0, तब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इसी तरह से हम इक्वेशन कोई और देखें तो देखिए अगर फर्स्ट में से x कॉमन निकालें y कॉमन निकालें m में से तो नहीं बनेगी ये फॉर्म, सेकंड में से निकालें तब भी नहीं बनेगी। अगर फोर्थ में से हम निकालें y कॉमन तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये एक्स वाई की फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इससे नहीं होगा, उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट हमने कर लिया होमोजीनस से और रूल 1 से भी, थर्ड इस रूल से हो गई। अब सेकंड और फोर्थ इक्वेशन जो बची है उसको ट्राई करते हैं हम। तो सेकंड में होमोजीनस नहीं है, फोर्थ भी होमोजीनस नहीं है, फोर्थ होमोजीनस है तो इसका इंटीग्रेटिव निकाल सकते हैं कि देखें वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर ये होमोजीनस ऑफ थर्ड डिग्री हो गया। यहाँ पे देखें 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ये भी होमोजीनस ऑफ थर्ड डिग्री हो गया। तो यहाँ हम कर सकते हैं और इसको हम होमोजीनस के थ्रू निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या रह गया, अच्छा इसमें रूल फिफ्थ भी आपको अप्लाई करके दिखाना है, उसमें किस तरह डिफाइन करते हैं वो भी करते हैं। अब उसके अलावा कौन सी इक्वेशन रह गई, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एम और एन निकालते हैं। इसकी होमोजीनस ये इक्वेशन नहीं है, नहीं रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। अब रूल 1 और सेकंड अप्लाई करके देखते हैं कौन सा एप्लीकेबल है। तो सेकंड इक्वेशन में एम बराबर है वाई पावर 4 प्लस 2y और एन बराबर है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y पावर 4 माइनस 4x। तो अब इनके डेरिवेटिव्स निकालते हैं, एम का वाई से एन का एक्स से, तो ये डेरिवेटिव निकले एम का वाई से 4y क्यूब प्लस 2, एन का एक्स से वाई क्यूब माइनस 4
तो अब जब रूल 1 अप्लाई कर दिया हमने तो जवाब आ गया 3y³ + 6 डिवाइडेड बाई xy³ + 2y⁴ - 4x। मतलब ये कि my - nx डिवाइडेड बाई n ये फंक्शन ऑफ x नहीं है। तो अब रूल 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसी तरह से हम रूल 2 ट्राई करेंगे, क्योंकि होमोजीनस नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब रूल 3 भी अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर। अब रूल 2 रह गया, यहाँ पर लास्ट 5th रूल रह गया। तो 2 अप्लाई करके देखते हैं। तो देखें रूल 2 के हिसाब से nx - my डिवाइडेड बाई m बराबर है y³ - 4 - 4y³ + 2 डिवाइडेड बाई y⁴ + 2y। अब देखें सारी टर्म्स इसमें m के अंदर हैं, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा -3/y। तो ये फंक्शन ऑफ y आ गया। इसका मतलब है कि रूल 2 जो है वो एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन जो हमने ऑब्टेन किया यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 कॉमन इंटीग्रल ऑफ 1/y ln y आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 ln y, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू y⁻, क्योंकि ln और कैंसिल हो जाएंगे। ये बराबर है 1/y³ के। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर।